हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली डॉक्टर। मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है और मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगा सारी मेडिकल एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट्स का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रिवेंशन एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन। लेवल कहें, कॉन्सेप्ट कहें या मेथड कहें, तीनों एक ही बात है। सो प्रिवेंशन एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन को डेफिनेशन को देखेंगे हम। लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने टाइप के होते हैं? तो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन टोटल 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आएगा प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। इन चारों को हम डिटेल में देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो हम सबसे पहले प्रिवेंशन को डिफाइन करते हैं कि प्रिवेंशन होता क्या है। द गोल ऑफ प्रिवेंशन इज टू प्रमोट द हेल्थ, प्रिजर्व द हेल्थ, रिस्टोर द हेल्थ फ्रॉम इलनेस एंड मिनिमाइज द सफरिंग। तो प्रिवेंशन को हमें गोल को समझना है कि हमें प्रिवेंशन करना क्यों है। तो गोल क्या है प्रिवेंशन का? हेल्थ को प्रमोट करना, प्रिजर्व करके रखना एंड अगर बीमारी हो गई है, इलनेस हो गई है हमारे शरीर में, तो उससे हम क्या करते हैं? रीस्टोर करते हैं फिर से हेल्थी बॉडी में। तो ये गोल होते हैं किसके? प्रिवेंशन के। प्रमोट करना, प्रिजर्व करना एंड रीस्टोर करना। और अगर सफरिंग हो गई है यानी हम किसी बीमारी से पीड़ित हो गए हैं तो उसको, उसके जो सिम्टम्स हैं उनको हमको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। These goals are collectively known as prevention। ये जो भी गोल्स होते हैं इन सभी को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं? प्रिवेंशन कहते हैं। सो अब देखते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमने पहले भी देखा है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन को। सो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है देखते हैं हम। प्रिवेंशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन पॉपुलेशन इन विच दे हैव नॉट येट अपीयर। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हमें कोई भी बीमारी का जो रिस्क फैक्टर होता है उसके डेवलपमेंट को रोकना। अगर कोई बीमारी हो रही है, किसी रिस्क फैक्टर की वजह से वो बीमारी हो रही है, तो अगर हम उस रिस्क फैक्टर को ही हटा दें तो वो बीमारी होगी ही नहीं और ना ही हम उससे क्या होंगे? अपीयर होंगे, ना ही उसका सामना होगा उस बीमारी का। मोड ऑफ इंटरवेंशन, हमें ये बात याद रखना है कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। इन्वायरमेंट में रिस्क फैक्टर नहीं है अभी। मोड ऑफ इंटरवेंशन, तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के 2 मोड है। पहला आ जाएगा इंडिविजुअल एजुकेशन एंड सेकेंड नंबर पे आ जाएगा मास एजुकेशन। हमें प्रिवेंट करना है किसी डिसीज़ को तो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। हम किसी इंडिविजुअल को भी एजुकेट कर सकते हैं और मास यानी एक ग्रुप को भी एजुकेट कर सकते हैं। गिव हेल्थ एजुकेशन टू अ इंडिविजुअल पर्सन, अगर कोई पर्सन किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसके बारे में उसे प्राइवेसी से बताने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम केवल उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या करेंगे? एजुकेट करेंगे। मास एजुकेशन क्या होता है? गिव एजुकेशन टू अ लार्ज ग्रुप बाय टीवीज और रेडियोस। मास एजुकेशन में क्या होता है? हम लार्ज ग्रुप को क्या करते हैं? एजुकेट करते हैं, जैसे कि टीवीज़ के माध्यम से और रेडियोस के माध्यम से। टीवीज़ में एड आते हैं रिलेटेड टू स्मोकिंग विच कॉज कैंसर, यानी टीवी में क्या आती है? हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग प्रकार के एड देती है
जैसे कि स्मोकिंग के ऐड देती है कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, उससे क्या हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हमें रिस्क फैक्टर जो है उसको डेवलप नहीं होने देना है। स्मोकिंग क्या है, रिस्क फैक्टर है। तो अगर स्मोकिंग ही नहीं करेगा तो लंग्स कैंसर होगा ही नहीं। इसके प्रीमोडियल प्रिवेंशन के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला आएगा टू अवॉइड ओबेसिटी एस इट विल कॉज हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस। यानी किसी फैमिली में ऐसे पर्सन्स है जो अभी ओबेस नहीं है, वो हेल्थी लाइफ को परस्यू किए हुए हैं, पर फिर भी हमें उन्हें हेल्थ एजुकेशन देना है कि ओबेसिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी से क्या क्या कॉज हो सकता है, हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिवेंट स्टेगनेंट ऑफ वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीड इट प्रिवेंट मलेरियाज। टीवीज़ में ऐड आते थे, अभी भी आते हैं, कि जो पानी है वो गड्ढों में इकट्ठा नहीं होने देना है, टायर्स जो होते हैं उसमें इकट्ठा नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होते हैं, मॉस्किटोज जो है वो उस पानी में ब्रीड कर लेते हैं। तो अगर पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छर वहाँ पे नहीं पनप पाएंगे, और जिसकी वजह से मलेरिया जैसी बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइफ मॉडिफिकेशन। लाइफ मॉडिफिकेशन में क्या है, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड एल्कोहल। अगर स्मोकिंग नहीं करे, एल्कोहल नहीं करे, तो इनसे होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या है, रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होगा एनवायरनमेंट में, इसके लिए लोगों को एजुकेट करना। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सो प्राइमरी प्रिवेंशन की डेफिनेशन देखते हैं। द एक्शन टेकन प्रायर टू द onset of disease which will remove the possibility of occurrence of disease. There are two components of primary prevention. देखिए इसमें क्या होता है कि रिस्क फैक्टर जो है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। रिस्क फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में। तो अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा जिसकी वजह से उस रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर में हम ना आए और पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित ना हो। तो इसकी कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। पहला आएगा प्राइमरी प्रमोशन एंड हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। देखिए हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या कर सकते हैं हम, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, न्यूट्रिशंस के बारे में बता सकते हैं लोगों को, हम ये गाइड कर सकते हैं कि आप प्रॉपर रेस्ट ले, स्लीप ले एंड एक्सरसाइज करें। हेल्थ एजुकेशन का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब कोविड हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया था, सभी लोगों को एजुकेट किया था कि आपको घर में ही रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर रखना है, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। तो ये सब क्या है, ये है हेल्थ एजुकेशन देना, ताकि अगर रिस्क फैक्टर है भी सही इन्वायरमेंट में तो हम उससे एक्सपोज ना हों। न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, न्यूट्रिशन में हम ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, ताकि उस रिस्क फैक्टर के से हमारा सामना ना हो। प्रॉपर रेस्ट एंड एक्सरसाइज। अगर ओबेसिटी हो गई है, यानी अब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, ओबेसिटी हो गई है, तो आने वाली बीमारियों से बचने के लिए क्या करना होगा, एक्सरसाइज करना होगी। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम क्या देखते हैं, वैक्सीनेशन, प्रोफाइलैक्सिस, कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डम्स, मॉस्किटो नेट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम। वैक्सीनेशन में क्या है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस है जिनसे हम क्या हो सकते हैं, एक्सपोज हो सकते हैं। इसीलिए जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको अलग अलग तरह की वैक्सीन्स दी जाती हैं, जन्म से ही उनको अलग अलग तरह के टीके लगाए जाते हैं, ताकि जो भी इन्वायरमेंट में रिस्क फैक्टर्स है, जो भी बैक्टीरिया वायरस है, वो उनसे एक्सपोज ना हो फ्यूचर में।
तो इसीलिए वैक्सीनेशन किया जाता है, प्रोफाइलैक्सिस करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कॉन्डम्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आगे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती है उनसे बच सकें। मॉस्किटो नेट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का यूज़ करना ताकि मलेरिया से बचा जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? द एक्शन विच इंटरप्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एंड कॉम्प्लिकेशन नॉन एज सेकेंडरी प्रिवेंशन। देखिए सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है ही सही इन्वायरमेंट में, और जो ह्यूमन है रिस्क फैक्टर से क्या हो चुका है, एक्सपोज भी हो चुका है और उसको डिसीज हो चुकी है। अब डिसीज हो चुकी है तो उसका फर्दर प्रोग्रेस ना हो बॉडी में, इस प्रोग्रेस को ही हम क्या कर दे, इंटरप्ट कर दे या रोक दे, तो आगे बीमारी शरीर में बढ़ेगी ही नहीं और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। तो इस तरह का जो भी प्रिवेंशन होता है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में? रिस्क फैक्टर है एनवायरनमेंट में, किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिसीज़ हो चुकी है उस रिस्क फैक्टर की वजह से, यानी उस बैक्टीरिया वायरस की वजह से कोई बीमारी हो चुकी है। अब वो बीमारी आगे ना बढ़े, उसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो शरीर में, इसलिए हम सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे अब हम। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला आएगा अर्ली डायग्नोसिस एंड सेकेंड आएगा ट्रीटमेंट। अगर कोई बीमारी हो गई है तो हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वह बीमारी कौन सी है, उसके लिए हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा। और अगर डायग्नोसिस हो गया, एक बार हमें पता चल गया कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी हुई है, तो फिर उसका हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस में डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या हो सकता है, रेडियोलॉजिकल एंड लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई बीमारी हुई है तो उसके लिए हमें रेडियोलॉजिकल टेस्ट लगाना पड़ेगा, लाइक लंग्स में कोई बीमारी हुई है, ब्रेन में, या फिर कोई अगर कोई बोन फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पे हमको एक्सरे करना पड़ेगा। हार्ट में कोई बीमारी हुई है तो उसके लिए हमको एमआरआई या सीटी स्कैन करना पड़ेगा, सोनोग्राफीस वगैरह करना पड़ेगी। तो ये सब किस में आता है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट में। लेबोरेटरी टेस्ट में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है उसके कारण कोई बीमारी हुई है तो उसके लिए हमको खून की जांच करना पड़ेगी, यूरिन की जांच करना पड़ेगी। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर आते हैं, इससे कंफर्म हो जाता है कि कौन सी बीमारी है। स्क्रीनिंग में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड टेस्टिकल एग्जामिनेशन। अगर ब्रेस्ट में कोई बीमारी हुई तो उसके लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, और टेस्टिकल में कोई बीमारी हुई तो उसके लिए टेस्टिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। इन ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं हम, मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो सकता है तो वहाँ पे हम मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ पर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। बीसीजी वैक्सीन यूज्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर में अर्ली स्टेज में कौन सा वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं, बीसीजी वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब हम देखते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एक्शन टेकन इन द late pathogenesis phase of the disease to reduce the disability and the chances of complications। अब टर्शरी प्रिवेंशन में क्या है, रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है, डिसीज़ भी हो चुकी हैं, और डिसीज़ क्या है, अपने लेट फेज में जा चुकी हैं। तो अब हमको इस लेट फेज में डिसीज़ को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ताकि कोई डिसेबिलिटी क्रिएट ना करे वो हमारी बॉडी में, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना करे। तो इसके लिए हम कौन सा प्रिवेंशन यूज़ करते हैं,
टर्शरी प्रिवेंशन यूज़ करते हैं। देयर आर 2 मोड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन के इंटरवेंशन के कितने मोड होते हैं? 2 मोड होते हैं। पहला आएगा डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड सेकेंड आएगा रिहेबिलिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में हम क्या देखेंगे? यूज़ ऑफ क्रब्स इन पोलियो, यानी कोई पोलियो का पर्सन है तो उसको कहेंगे कि आप बैसाखी का सहारा लेकर चलें। यूज़ ऑफ प्रोस्थेटिक आफ्टर एम्पुटेशन, अगर किसी पर्सन के हाथ और पैर किसी वजह से एम्पुटेशन कर दिए गए हो तो वहाँ पर कृत्रिम हाथ और पैर लगाएं। फिजियोथेरेपी इन पोलियो, पोलियो में फिजियोथेरेपी दी जा सकती है टर्शरी प्रिवेंशन में। रिहेबिलिटेशन में क्या होता है? द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग समवन टू हेल्थ और अ नॉर्मल लाइफ थ्रू ट्रेनिंग थेरेपीज आफ्टर इम्प्रिजनमेंट एडिक्शन एंड इलनेस। अगर कोई पर्सन इम्प्रिजनमेंट में है, किसी चीज़ के एडिक्शन में है और किसी इलनेस से ग्रसित है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, थेरेपीज दे सकते हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को और हेल्थ को क्या कर सके? रिस्टोर कर सके। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए। एंड मुझे बताइए कमेंट करके कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू।